मतलब हद होती है। अगर हमारे किस अपने क्लास में सबसे गंदी ड्राइंग किसकी है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर उससे ही बोलोगे ना, अ, तो वो भी इससे अच्छा जो है वो ड्राइंग बनाएगी, क्योंकि वो अभी आई नहीं होगी, ऑनलाइन क्लास में आती नहीं है, जिससे कि सबसे गंदी ड्राइंग होगी, है ना। तो समझ गए होगे आप लोग किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो भी इससे अच्छा डायग्राम बना लेगी, है ना। चलो, आंटी के पैर देख कैसे आ रही। कल अपन देख चुके थे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसी डायग्राम के माध्यम से देखा था कि कैसे ग्लोबलाइजेशन किसी गरीब व्यक्ति को मदद करता है बाहरी देश में सामान बेचने में, और उसके कारण से उसकी आमदनी बढ़ सकती है। ग्लोबलाइजेशन को ही वैश्वीकरण बोलते हैं। और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, आज वो देखना है। तो यहाँ पर जो है कुछ आपको कुछ डायग्राम बने हुए थे। हमने देखा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण से हमारा भारतीय मार्केट जो है वो एकदम से चेंज हो गया, बिल्कुल रैपिड चेंज जो है वो देखने को मिला। और क्यों हमारे देश ने पहले प्रतिबंध लगा के रखे थे, क्योंकि 1900 जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हम एफडीआई अगर मंजूर कर देते, अगर हम फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहरी कंपनियों को अपने यहाँ आने देते, चांसेस थे हमारे यहाँ जो कंपनी उदय हो रही थी वो इतने बड़े कॉम्पिटिटर जो बाहर के कंपनियां थी वो पहले से ही सेटल थी और बहुत बड़ी थी। इसलिए हमने स्टार्टिंग में विदेशी निवेश बंद करके रखा भारत ने, है ना। नहीं तो हमारे यहाँ की कंपनियां नष्ट हो जाती। फिर उसके बाद 90 के दशक में जो है फिर हमको लगा कि नहीं, अब बहुत साल हो गए हैं, अब 40 साल करीबन हो चुके हैं। तो अब जो है हमको अपना बाजार दूसरे देश की कंपनियों के लिए खोल देना चाहिए, ताकि बाहर से कंपनी आएंगी तो हमारे यहाँ जो है वो निवेश भी बढ़ेगा, निवेश करेंगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, और हमारी क्वालिटी सुधरेगी। जो हम क्वालिटी दे रहे थे वो अच्छी नहीं दे रहे थे, हमारी कंपनियां जो थी वो नई कंपनियां थी, वो सब कुछ नया नया कर रही थी। हालांकि देखा जाए तो बहुत कम कर रही थी जो देश की कंपनियां थी। लेकिन सोच अच्छी अच्छी थी गवर्नमेंट की कि हमारे देश की कंपनी आगे बढ़े। उसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिला नहीं हमको, लेकिन फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आई तो फिर हमारा मार्केट जो है वो एक रैपिडली चेंज होता चला गया, बहुत अच्छी क्वालिटी बनने लगी थी। यहाँ पर एक डायग्राम देखा था आपने, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं और वो कैसे जो है, जहाँ सस्ता रोजगार मिलता है, सस्ते मजदूर मिलते हैं, सस्ता कच्चा माल मिलता है, वहां से कैसे यूज करती हैं वो लोग। यहाँ जैसे फुटबॉल का लिखा हुआ था कि लुधियाना में फुटबॉल बन रही है, और वो चीज जो है वो यूरोप में भेजी जा रही है, बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास भेजी जा रही है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, फोर्ड का भी उदाहरण लिया यहाँ पर। फोर्ड अमेरिकन कंपनी है, उसने भारत की महिंद्रा एंड महिंद्रा से टाई अप किया और वो भारत में कार बनाने लगी, और भारत में तो बेच ही रही थी कार, 88,000 कार, और विदेशों में अफ्रीका वगैरह में भी इंपोर्ट करने लगी, यहाँ से कारें वहां जाने लगी। तो अगर आप दक्षिण अफ्रीका जाते हो, मैक्सिको जाते हो, तो कई आपको जो है फोर्ड की कारें मिल जाएंगी जो इंडिया में बनी हुई हैं। विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। विदेशी बाजार क्या होता है, विदेशी बाजार मतलब कि बाहर का बाजार, है ना। दूसरे देश का बाजार, और बाजारों का एकीकरण मतलब कि, बाजारों का एकीकरण मतलब कि जो विदेश की वस्तु है वो भी हमारे मार्केट में आ जाना, है ना। ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है एक। तो इसमें क्या देख रहे थे अपन, इसमें जो है भारत में चीन के खिलौने के बारे में अपन ने चर्चा करी थी कि कैसे विदेशी जो सामान जो है वो अपने यहाँ आ जाता है। उससे हमको नुकसान क्या होता है, उस पर जो है वो वैश्वीकरण क्या है। मैं यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि आप खेल रहे हो दुनिया से, हमारी दुनिया से, है ना। तो वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण जो है वो आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन आ सकती है, डेफिनेशन 2 नंबर में वैश्वीकरण की। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, एक्चुअली मालूम हमारा वैश्वीकरण, एक बड़ा लक्ष्य क्या है वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण का एक बड़ा लक्ष्य है जो अभी मूल्य का, वो शायद पता नहीं कभी अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये है कि दुनिया में जो डिस्क्रिमिनेशन है ना मूल्यों का, वो खत्म हो जाए, दुनिया एक मार्केट बन जाए। एक मार्केट में क्या होता है, एक मुद्रा चलती है, चीजों के एक जैसे भाव होते हैं, उसमें समानता आ जाती है। देखो, एक तरह से मान लो उदाहरण के लिए, भारत में ब्रोकली ब्रोकली नहीं होता, अभी होने लगा है भारत में, लेकिन मान लो उदाहरण के लिए, चलो ड्रैगन फ्रूट ले लेते हैं, ड्रैगन फ्रूट भी होने लगा है अब तो। कोई ऐसा फल, एवोकाडो ले लेते हैं, एवोकाडो जो है वो भारत में खेती नहीं हो रही है, उस भारत में नहीं उगा रहा है, क्योंकि ठंडे इलाके चाहिए उसको उगने के लिए।
तो जब यहाँ पर अच्छा लोगों को पता चलेगा कि एवोकाडो और कीवी जैसे फल जो है वो विटामिन रिच होते हैं, वो बहुत अच्छा गुड फैट कंटेन करते हैं, जिसके कारण से हमारी बॉडी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं वो फल। लोगों को पता चलेगा तो लोग ढूंढने जाएंगे मार्केट में, और जब मिलेंगे नहीं तो वो महंगे भी खरीदने को तैयार हो जाएंगे। जैसे एक टाइम था स्ट्रॉबेरी भारत में अभी अपने यहाँ इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब जो है लोगों ने पूछा, मांगा, तो लोग बाग खाने लगे हैं, तो यहाँ पर मार्केट में मिलने भी लगा है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई फसल नहीं हो रही है और हम उसको खरीदना चाहते हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ग्लोबलाइजेशन का मेन लक्ष्य है ये कीमत, राह वगैरह, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इतना आसान हो जाए कि इन कीमतों में जो अंतर आ रहा है वो खत्म हो जाए। हालांकि बहुत मुश्किल लक्ष्य है वो, बहुत मुश्किल है। तो होगा क्या, एवोकाडो और कीवी यहाँ पर अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए, यहाँ पर अगर 1,000 रुपए किलो बिक रहे हैं, मान लो उदाहरण के लिए, तो जहां पर बन रहे होंगे वहां सस्ते होंगे कि नहीं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ये अंतर को खत्म करना। कैसे हो पाएगा ये अंतर खत्म, बहुत मुश्किल है, मानता हूँ। लेकिन अगर एक ही मंडी, मतलब मान लीजिए अगर आप कोई फल सब्जी लेने जा रहे हो और एक ही मंडी के अंदर ले रहे हो, तो आप देखोगे वहां पर एक ही फल के कई प्रकार के। ग्लोबलाइजेशन जो है वो इसी तरह से मदद करता है कि भाई अगर एक चीज यहाँ पर महंगी हो रही है ना, दूसरी चीज आपकी सस्ती हो जाएगी। जो यहाँ पर, यहाँ से भी तो कुछ चीज जा रही होगी ना उस देश में, तो कीमत भले ही अलग अलग होगी लेकिन प्रॉफिट दोनों देशों का बराबर होगा। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे फर्क ये पड़ने वाला है, दुनिया भर में एक जो मूल्यों का, जैसे मान लो एक करेंसी बहुत ज्यादा आगे है, यूरो करेंसी बहुत ज्यादा महंगी है, डॉलर बहुत महंगी है, रुपया जो है वो सस्ता है, उसमें जो है वो बराबरी आएगी। और वो बराबरी जब आएगी तो हम फिर जो है वो हमारे जो जो वो गरीबी और अमीरी का जो अंतर है ना, वो जो धीरे धीरे जो है वो लेवल पे आएगा। खैर, जाने दो इन सब बातों से, अभी अपना लेना देना नहीं है। वैश्वीकरण जो है वो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। इसके बाद हमने कंटेनर के बारे में चर्चा करी थी। कंटेनर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हवाई यात्रा भी जो है इसमें, इसके कारण से हवाई यात्रा की लागत में कमी आई है, जिसके कारण से वायु मार्ग से परिवहन बहुत आसान हुआ है कंटेनर्स के माध्यम से। आईटी के बारे में कल चर्चा करी थी। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में चर्चा करी थी, कैसे बाहरी देश जो है यहाँ पर छपाई का फायदा उठा के, बिजली सस्ती होने का फायदा उठा के, कागज सस्ता होने का फायदा उठा के वहां से एडिट करके यहाँ भेजते हैं और यहाँ से भेज के वहां जाते हैं वापस। उदारीकरण क्या होती है, उदारीकरण, व्यापार अवरोधक क्या होता है, सरकार कुछ नियम कायदे ऐसे बना देती है जिसके कारण से बाहरी कंपनियां जो है वो, जो लोकल कंपनियां, उनको नुकसान ना पहुंचा सके, उन्हें व्यापार अवरोधक बोलते हैं, है ना। और इन व्यापार अवरोधकों को कम करने की प्रक्रिया ही उदारीकरण है ना। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, उदारीकरण। भारत में उदारीकरण कब हुआ, 1990 के दशक में हुआ। 1990 या 2000 के दशक में, 1991 बोला जाता है। भारत से सन 1991 में प्रारंभिक नीतियों से कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए, है ना। प्रारंभ से नीतियों में जो स्टार्टिंग में नीति थी उनको हटाकर अब जो है वो नई नीतियां लाई गई 1991 से, उदारीकरण की तरफ बढ़े। मनमोहन सिंह का नाम उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में पढ़ा था अपन ने कि 1950 और 60 के दशक में जो है वो हमने कड़े कानून बनाए थे, बाहरी कंपनियों को रोका था यहाँ आने से, ताकि भारत की कंपनियां जो है आगे बढ़ सकें। विश्व व्यापार संगठन, इसको शॉर्ट में WTO बोलते हैं। WTO, वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, विश्व व्यापार संगठन। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, देखते हैं। हमने देखा है कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेशीकरण को उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए, देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए, विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। तो बहुत सारे प्रभावशाली संगठनों ने इसका तारीफ की थी कि नहीं, उदारीकरण होना चाहिए, बाहरी कंपनी को आने देना चाहिए। भारत ने अच्छा कदम उठाया है। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है ना। तो ये WTO जो है, पूछा जा सकता है 2 नंबर में, WTO क्या है। एक ऐसा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मकसद क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, ताकि ट्रेड जो हो सके, ट्रेड मतलब व्यापार, एक देश से दूसरे देश में व्यापार आसानी से हो सके, उसमें कोई परेशानी ना आए। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और ये देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। अभी तक WTO में सदस्यों की संख्या 164 है। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में ये देखा गया कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों को व्यापार अवरोध हटाने के लिए विवश किया। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। तो WTO जो है बनाया गया था किसके द्वारा, विकसित देशों के द्वारा। तो ये अपना फायदा देखते हैं
कई सारी शर्तें जो है ऐसी लगा देते हैं जो कि विश्व विकासशील देशों को तो चाह रहे हैं कि अवरोधक हटा दें, और खुद अपनी नीति ऐसी बना देते हैं कि जो है खुद को फायदा हो जाए, खुद का फायदा पहले देखते हैं बड़े देश, है ना। तो विकासशील देश जैसे भारत जैसे देश, जैसे मान लो उदाहरण के लिए अभी क्या हुआ, अभी के वर्तमान लेटेस्ट व्यू है विकासशील देश मतलब ये विकसित देश कैसे नाटक करते हैं। अभी रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, बहुत जबरदस्त युद्ध है। तो इन यूरोपीय देशों ने क्या किया, यूरोपीय देश ज्यादातर यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, तो रशिया के विरोध में है वो। तो रशिया जो है वो अब रशिया युद्ध लड़ रहा है तो उसको पैसों की जरूरत है। तो रशिया के पास सबसे ज्यादा पैसा जो अभी आ रहा है हथियारों और ऑयल से आता है, हथियारों की उसको खुद जरूरत है, तो वो क्या कर रहा है, ऑयल बेच रहा है सस्ते में, ताकि उसकी आमदनी हो सके, जिससे वो हथियार खरीद सके, युद्ध में अपना जारी रख सके युद्ध। तो अब दूसरे देशों ने क्या बोला, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने क्या बोला कि रशिया से कोई ऑयल ना खरीदे, अगर ऑयल खरीदोगे उसको पैसा मिल जाएगा, उसकी कमर नहीं टूटेगी, वो युद्ध में जो है अगर अगर ऑयल खरीद नहीं खरीदोगे आप तो वो युद्ध हार जाएगा। लेकिन भारत ने इसके उलट जो है वो रशिया से जो है वो ऑयल खरीदना जारी रखा, क्योंकि भारत को फायदा हो रहा है, सस्ता ऑयल मिल रहा है ईरान इराक की अपेक्षा। और इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप ने ऐसा नहीं किया, यूरोप के कई देश भी ऑयल ले रहे हैं और भारत का विरोध कर रहे हैं कि भारत क्यों ऑयल ले रहा है, रशिया से ऑयल ले रहा है। आप लोग के हिसाब से भी कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं नहीं रशिया से नहीं लेना, रशिया ने युद्ध शुरू किया यूक्रेन में, कई लोग सारे मर रहे हैं, वो उसको नहीं लेना चाहिए भारत को तेल, कई लोग बोल सकते हैं आपसे। लेकिन केवल भारत नहीं कर रहा है ये, कई यूरोपीय देश ऐसा कर रहे हैं और पहले भी कर चुके हैं। ये जो प्रतिबंध लगाते हैं खुद के लिए कुछ नहीं, खुद भी तो बंद कर दो ना, वहां से आपने हथियारों का सबसे ज्यादा लेन देन तो आपने किया है, दूसरे जो अमेरिका जैसे देश हैं उन्होंने किया है, आप भी तो उस पर पाबंदी लगाओ। आप अपने फायदे के लिए जो है वो नहीं करते हो। ऐसे इसी तरह से ये डब्ल्यूटीओ का मसला भी है, डब्ल्यूटीओ जो है वो विकसित देश जो है अपने कुछ कंडीशन लगा के खुद बच लेते हैं, लेकिन व्यापार अवरोध छोटे देशों के व्यापार अवरोधकों को खत्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो कोशिश करते हैं, मतलब एक तरह से दुराभाती कर रहे हैं, हिप्पोक्रेसी कर रहे हैं। जो भी अवरोधक हटाए विकासशील देश हटाए, वो ऐसा ना करें। जैसे मान लो उदाहरण के लिए अपन ने स्टील पे अवरोधक लगाया कि टैक्स बढ़ा दिया, तो डब्ल्यूटीओ इसमें वो कर सकता है, बाधा उत्पन्न कर सकता है, परेशान कर सकता है कि क्यों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, चाइना पे प्रतिबंध हटाओ तुम, है ना। तो ये विकासशील देशों के लिए, और खुद के लिए खुद की बात होती है तो खुद किसी ना किसी तरीके से बच लेते हैं, तुराबाती करते हैं, दोहरा रवैया अपनाते हैं, डुअल नेचर। व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद, अब यहाँ पर देखते हैं कैसे जो है वो अ, आपने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार जीडीपी का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। हमने देखा जाहिर रोजगार हमको कृषि दे रहा है अभी सबसे ज्यादा। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% है, कुल रोजगार केवल 0.5%। फिर भी अमेरिका यही बता रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ में कैसे बहस चलती है, अमेरिका में कृषि बहुत कम रोजगार देता है। अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम नहीं। प्रतिशत लोगों की भी क्यों? अमेरिकी सरकार से उत्पादन, अच्छा। अनम्यूट क्यों कर लेते हो यार। अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो बोल रहे हैं कि बहुत कम लोग काम कर रहे हैं वहां पर अमेरिका में, दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं, जो अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करके करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन से नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज किया है और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं नहीं कर रहे हैं। क्या ये मुक्त और न्यायसंगत व्यापार है? इस पर बहस हो गई। क्या विवाद है, अमेरिका ने अपने किसानों को जबरदस्त धनराशि देते हैं, मतलब आप किसानी कर रहे हो ना, बहुत कम लोग किसानी कर रहे हैं वहां पर, बहुत कम लोग बेरोजगार हैं। तो अमेरिकी सरकार क्या करती है, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी उनको टैक्स में बेनिफिट देती है, उनको ज्यादा कीमत देती है, पैसे मिल जाते हैं उनको। अब किसान समृद्ध है, वहां का पैसा भी मिल गया सरकार से।
अब वो क्या करता है, जो कृषि का जो काम है जो उसके पास है वो सस्ते में बेच देता है। अब मार्केट में दो गेहूं पड़े हुए हैं, अमेरिका के किसान ने उस गेहूं को जो है वो 2 रुपए किलो पे बेच दिया, और जो विकासशील देश से गेहूं आया वो 10 रुपए किलो बिक रहा है, क्योंकि अमेरिकी किसान ने प्रॉफिट अपना वहीं से कमा ही लिया, सरकार से ही उनको बेसिक तो मिल गया, केवल प्रॉफिट कमाने के लिए बेचा है वो गेहूं। तो मार्केट में क्या होगा, ये वाला कोई गेहूं खरीदेगा, सब अमेरिका का गेहूं खरीदेंगे। तो विकासशील देश यही बोल रहे हैं, यार ये तो व्यापार अवरोधक हुआ ना, आप इसको हटाओ, आप क्यों किसान की मदद कर रहे हो, किसान को अपने दाम पर बेचने दो, तब तो वो बराबर पे आएगा, तब तो किसान हम हमारे देशों को फायदा होगा। आपने हमको हटाने का बोला, हमने हटा लिया, अब खुद नहीं हटा रहे हो, तो ये विवाद की स्थिति है। डब्ल्यूटीओ में इस प्रकार का विवाद जो है वो परेशानी का सबब सबब बन रहा है डब्ल्यूटीओ में। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, तो भारत में जो है वो मिला जुला व्यवहार, इसका प्रभाव है, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। फायदा ये हुआ है कि हमारे यहाँ क्वालिटी सुधर गई है प्रोडक्ट्स की, लोगों को फायदा भी हुआ है। और नुकसान ये है कि छोटी कंपनियां खत्म हो गई हैं, छोटी कंपनियां, छोटे जो लघु उद्योग रहते हैं वो खत्म हो गए, खत्म से हो गए, क्योंकि उन वो बड़ी कंपनियों के सामने वो नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए, अगर हम किराने की बात करें, तो आप किराना अगर नॉर्मल बगल से खरीदोगे किसी किराने की दुकान से, तो वहां पर वो आपको एमआरपी पे चीजें देता है, और एमआरपी पे। और अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो एमआरपी सस्ते में मिलता है, वो घर में फ्री पे छोड़कर भी जाता है। तो लोग बाग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ, तो इस प्रकार से छोटे जो दुकानदार होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं वैश्वीकरण के कारण से, है ना। तो यही लिखा हुआ है, अंततः वैश्विक जीवन शैली जिसका आपने सदैव सपना देखा है। पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर, ये क्या लिखा हुआ है, खैर। इसका आंसर जब आएगा, क्वेश्चन आंसर आएंगे ना, अब तो ज्यादा अच्छे से अपन को पॉइंट टू पॉइंट देख पाएंगे। मैंने निचोड़ बता दिया तुमको, फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। ये लोग पहले की तुलना में अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं, जाहिर सी बात है ना, चीजें सस्ती हुई है। टीवी देखो आप, जो टीवी 32 इंच की पहले जो है वो इतनी महंगी 50-50 60-60 हजार की टीवी आती थी, अब वो 10 हजार में जा रही है, 15 हजार में जा रही है। तो ये ग्लोबलाइजेशन से ये फायदा होता है, चीजें सस्ती हो जाती हैं कंपटीशन के कारण से और टेक्नोलॉजी के कारण से। गाड़ियां देखो अपने भारत में कितनी महंगी महंगी कार खरीद पा रहे हैं लोग, बाहर से आ रही हैं जो, है ना। तो ये सब, इन सब से जीवन स्तर सुधरता है, लोगों के रहने का स्तर सुधरता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम, हाल के वर्षों में भारत की केंद्र में राज्य सरकार ने इसी, मैंने शायद आप लोग को बोला है इसके बारे में, कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में हुआ, चीफ मिनिस्टर खुद जाते हैं, बाहर से लोग बाग बिजनेसमैन आते हैं, उनको बिजली पानी जमीन उपलब्ध करवाते हैं कि आप फैक्ट्री लगाओ, हम सुविधाएं दे रहे हैं आपको, श्रमिक उपलब्ध करवा रहे हैं, सस्ती जमीन दे रहे हैं, एक एक दो दो रुपए की लीज पे देते हैं आपको, मालूम जमीन, एक बड़ी सी जमीन अगर चाहिए तो आपको 1 रुपए पर स्क्वायर फीट, 2 रुपए स्क्वायर फीट ऐसे मिल जाती है जमीन उनको लीज पर, 80 80 साल की लीज पर, 60 साल की लीज पर, कि आप 80 साल के लिए किराए पर ले लो जमीन, आराम से फैक्ट्री लगाओ, लेकिन हमारे लोगों को फायदा हो। तो वो लचीलापन जो है वो पर्यावरण की सेफ्टी, वही एक ही टेंट के नीचे सब कुछ लगा करके देते हैं, कि आपको हम अनुमति भी दे रहे हैं, सब पर्यावरण विभाग की भी अनुमति दे रहे हैं, सब कुछ करके दे रहे हैं, आप ले फैक्ट्री लगाओ। तो ये सब जुगत की जाती है आजकल, ताकि बाहर से कंपनी आ सके और यहाँ पर जो है वो अपनी फैक्ट्री लगा सके। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है, इन कंपनियों के नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने विदेशी कंपनियों से तुलना करने के लिए अपने स्टैंडर्ड को ऊपर किया, और बहुत, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम जो कि आपको पता होना चाहिए। टाटा मोटर्स क्या बनाती है, मोटर गाड़ियां। इन्फोसिस आईटी सेक्टर की कंपनी, सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा काम इसका सॉफ्टवेयर का ही है, सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट बेस्ड भी होते हैं, ऑफलाइन बेस्ड भी होते हैं, बैंक वगैरह के लिए भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है। रेनबैक्सी, रेनबैक्सी वॉलिनी करके आपने सुना होगा, वॉलिनी करके एक वो आती है, जैसे फास्ट फास्ट वाली बात है, तो ये दवाइयाँ बनाती है। एशियन पेंट जो है, नाम सुना होगा आपने एशियन पेंट्स का नाम। सुंदर फॉर्म्स नट और बोल्ट बनाती है, कुछ ऐसी भारतीय कंपनी है जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इनको वैश्वीकरण के कारण से, विदेशों में अपना क्वालिटी के कारण से इनका माल बिकता भी है ना। वैश्वीकरण से सेवा प्रदाता कंपनियों में, विशेषकर सूचना और आईटी वाली कंपनियों ने नए अवसर का सृजन किया है। भारतीय कंपनी लंदन द्वारा स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। हमारे यहाँ पत्रिका छप रही है लंदन के लिए, कॉल सेंटर अमेजोन अमेरिका का यहाँ से चल रहा है। इसके अतिरिक्त डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत में
सस्ते पर उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। यहाँ पर इंजीनियर हैं कई देशों के जो यहाँ काम कर रहे हैं। छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ, ये नुकसान है। यही नुकसान लिखा हुआ है कि जो है वो बड़ी कंपनियों के कारण से छोटी कंपनियां जो है नष्ट हो जाती है, तो इसका नुकसान भी है वैश्वीकरण का, है ना। वही मैंने बताया भी आप, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार, कंपटीशन जबरदस्त है। आप जो माल अच्छा बनाएगा सस्ता देगा उससे लोग खरीदेंगे। आपके पास अब मोबाइल पर ये जीन्स खरीदना है, आप अलग अलग वेबसाइट पे देखो किस पे सस्ता है, आप ले लोगे फट से, है ना। यहाँ पर भी कंपेयर करोगे जो लोकल दुकानदार है। अब दिक्कत ये है कि ऑनलाइन वाले को केवल ऐप का खर्चा देना है, ऐप का जो है मेंटेन करना है। यहाँ वाले बंदे को, दुकानदार को किराया भी देना है, गुमाश्ता भी बनवाना है, टैक्स भी चुकाना है, वो सब करना है। टैक्स तो वो भी चुका रहे हैं, लेकिन जो लोकल बंदा रहता है उसके 10 तरह की परेशानी होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो प्रॉफिट इतना गेन कर लेती हैं कि उनको इन सब चीजों से छूट मिल जाती है। तो बड़ी कंपनियां जो है वो प्रतिस्पर्धा में छोटे लोग नहीं रहे। अनिश्चित रोजगार मतलब कि जाहिर सी बात है, अभी ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, अब मान लो उदाहरण के अमेजन के लिए, इसके पहले ईबे कंपनी थी अपने यहाँ शुरू हुई थी भारत में, ईबे करके। तो वो सोशल मीडिया जैसे अमेजन है ना वैसे ही ईबे है। तो वो ईबे काम करती थी, अब वो कंपनी नहीं चली, बंद हो गई, तो रोजगार आपका गया, है ना। एक और कंपनी है जैसे अपने यहाँ एक जेट एयरवेज करके एयरलाइन की कंपनी थी, बंद हो गई। रोजगार की अनिश्चितता रहती है ना। रोजगार कभी भी बंद हो जाता है। अभी देखो आप, मील का उदाहरण आपके पास बहुत अच्छा उदाहरण है, हालांकि बाहर की कंपनी नहीं है लेकिन कंपटीशन में फेल हो गई। मील, कपड़ा मील जो है आपका, कंपटीशन, अब जो मिले हैं वो सस्ता माल ये नहीं कर पाया होगा कंपटीशन में, मील बंद हो गया, रोजगार गया। जो बच्चे, जो लोग रोजगार कर रहे थे उनका रोजगार गया। सॉरी। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष क्या है? तो न्याय संगत मतलब कि सबका फायदा होना चाहिए। चूंकि वैश्वीकरण एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत, क्योंकि वैश्वीकरण को रोका नहीं जा सकता, ये तो ग्लोबलाइजेशन को रोका नहीं जा सकता, वो तो करना तो है तो है वो अच्छी चीज। बट लेकिन जो परेशानियां हैं उसको जो है वो सुधारना चाहिए, उसको न्याय संगत बनाना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए जैसा डब्ल्यूटीओ में हो रहा है ना। वो चीज नहीं होना चाहिए। उसके कारण से क्या होगा, वैश्वीकरण सही चीज, सही लोगों को फायदा होगा, जिनको दुराभाती नहीं होगी, जैसे डब्ल्यूटीओ में हो रहा है ना वैसे। यहाँ पर आंदोलन भी हो रहा है, देखो, जस्टिस डब्ल्यूटीओ, उसी का आंदोलन है कि यार ये भेदभाव क्यों कर रहे हो, विकसित और विकासित। हांगकांग में डब्ल्यूटीओ के खिलाफ प्रदर्शन हांगकांग में हो रहा है। सारांश क्या निकलता है, इतना ही है सारांश। पढ़ते हैं एक बार सारांश, अपन को समझ में जाएगा। इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया की में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेशक के उदारीकरण ने व्यापार और निवेशक वर्गों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूटीओ ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है। जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं, परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक जो है वो प्रभावित हुए, परेशान हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो, है ना। तो ये पूरा वैश्वीकरण का जो है वो चैप्टर था। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए और आपने सीखी इस चैप्टर से, है ना। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों से स्पष्ट कीजिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन अगर आता है तो आपने लिखा भी होगा, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अब भी हर डेफिनेशन बताइए। समस्त बाजारों का एकीकरण। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे, इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? तो अवरोधक लगाने के कारण थे क्योंकि 1950 और 60 के दशक में जब देश आजाद हुआ था तो नई नई कंपनियां खुल रही थी, और अगर विदेशी निवेश आता, विदेशी कंपनियां आती, विदेशी व्यापार आते,
तो यहाँ की जो नई कंपनियां खुल रही थी वो उनके कंपटीशन नहीं कर पाते, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, और वो नष्ट हो जाते। इसलिए व्यापार अवरोधक लगाए गए थे। अब उसके बाद 1990 में क्यों हटाना चाहती थी? क्योंकि भारत जो है वो अब एक नए समय में, नए दौर से गुजर रहा था, और अब हमें प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी चाहिए थी। जो हमारे प्रोडक्ट चाहिए थे वो अच्छे चाहिए थे, क्वालिटी वाले चाहिए थे, है ना। इसलिए हमने बाहरी व्यापार अवरोधकों को जो है वो हटाया। फिर श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब श्रम कानून बोलता है कि भाई साहब, जो बड़े व्यापारी होते हैं ना, आप किसी को नौकरी से निकालोगे नहीं, निकालोगे तो 1 महीने का टाइम पीरियड दोगे। आप जो है उसका पेमेंट कम से कम इतना ही रखोगे। उसको खाने पीने का मजदूर रखोगे अगर, तो मजदूर जो है वो खाने पीने, इतने सारे प्रतिबंध जब लगाया गया, श्रम कानून जो है वो सरकार द्वारा लगाया जाता है कि इन पर, कंपनियों पर, ताकि मजदूरों को जो है वो सही फैसिलिटीज मिल जाए। लेकिन अगर उनमें ज्यादा कड़कपन होगा, नहीं आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फैक्ट्री बंद कर दो, अगर करना ही पड़े, ऐसा वाला मामला हो जाएगा, कड़कपन आ जाएगा, तो फैक्ट्रीज जो है वो मालिक परेशान हो जाएंगे, बोले नहीं रहना, हमको करना ही नहीं है इससे अच्छा व्यापार, आप फालतू में परेशान कर रहे हो हमें। इसलिए श्रम कानूनों में जो है वो लचीलापन चाहिए, ताकि वो फैक्ट्री मालिक जो है वो अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दे सके, ना कि पुलिस के चक्कर लगाते फिरे वो। इसलिए श्रम कानूनों में लचीलापन जो है वो जरूरी होता है। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? यार ऐसे तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कब तक करेंगे। मेरे ख्याल से नेट पे देख लेना चाहिए अपन को क्वेश्चंस, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपने आप मर्जी से आंसर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके क्वेश्चन का आंसर अपन नेट पे देखते हैं और पढ़ते चलते हैं, समझ में आता है कि नहीं। आज एक ही क्लास है ना। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, क्या कोई बताएगा? कोई ने नहीं देखा। मैं भूल गया हूँ कि मैंने वीडियो डाली थी कि नहीं। चलो देखो, आंसर देखो फटाफट, है ना। पहला, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार आपस में जुड़ी हुई है, उस जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं। अपने शब्दों में लिखा है सही में इन्होंने। इसे समझने के लिए गूगल का उदाहरण लेते हैं। ये अमेरिका में स्थित कंपनी, लेकिन इसके उपभोक्ता दुनिया के हर कोने में है। आप दिल्ली में हो चाहे बेंगलोर में, गूगल की मदद से कोई भी सूचना चुटकियों में मिल जाती है। आज इस कंपनी के ऑफिस भारत जैसे कई देशों में है। गूगल आज वैश्वीकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। अपने शब्दों में जो है उन्होंने लिख दिया। भारत सरकार विदेशी व्यापार, विदेशी नीति पर अवरोधक के लगाने के क्या कारण थे? श्रम, सॉरी, जब भारत आजाद हुआ था तब गरीब देश था, यहाँ निजी पूंजी ना के बराबर थी। उस समय स्थानीय उद्योग को संरक्षण की आवश्यकता थी ताकि वे पनप सकें। इसलिए विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाए गए थे। जब स्थितियों में सुधार हुआ और भारत एक अच्छे बाजार में बदल गया, तब सरकार ने अवरोधकों को हटाने का निर्णय लिया। कितना अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से आंसर लिखा हुआ है। और 2 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन, श्रम कानूनों में लचीलेपन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? कल क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे अपन इसके। थोड़ा सा काम है मेरे को, तो जाना पड़ेगा। इसलिए अभी जो मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ कल कंटिन्यू करूंगा, है ना। मैं लिंक दे दे रहा हूँ ताकि आप अपना काम कर सको। जिस भी मटेरियल में क्वेश्चन आंसर है उसमें देख लो एक बार, परीक्षा बोध अध्ययन जो भी आपके पास, अगर उसमें नहीं है, मुझे डैम श्योर हूँ सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ में होंगे कुछ में नहीं होंगे। समझा मैं दे ही रहा हूँ, लिखने का काम नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन जो नहीं मिले उस वेबसाइट पे देख लीजिएगा, और नोट डाउन कर लीजिएगा उन क्वेश्चंस को, है ना। तो आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ, कल क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे इसको, कल चैप्टर खत्म कर देंगे ये वाला अपन, और उसी के साथ फिर आखिरी पोर्शन शुरू करेंगे अपन हिस्ट्री का, है ना। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा आज भी। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को। गुड नाइट भैया।